नमस्कार। बाबा विश्वनाथ की नगरी, जिसे दुनिया भर की प्राचीनतम नगरी के नाम से जाना जाता है, जो आदि अनंत काल से धर्म, अध्यात्म और संस्कार का केंद्र बिंदु बनी रही है, आज उसी वाराणसी में ये महामंच है देश के नंबर 1 न्यूज चैनल नेटवर्क न्यूज 18 का, जिस पर करोड़ों व्यूअर्स का विश्वास टिका हुआ है। और मैं हूं आपकी मेजबान भावना शर्मा। आप सभी सम्मानित अतिथियों का मैं स्वागत अभिनंदन करती हूं। आज का ये महामंच है न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पूर्वांचल की बात का, विच इज पावर्ड बाय सूर्या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, को पावर्ड बाय कैटजी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आज इस महामंच पर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे हमारे बीच गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में फेमस फिल्म एंड टीवी एक्ट्रेस, मॉडल, वेलनेस एक्सपर्ट एंड फॉर्मर मिसेस वर्ल्ड डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर और वाराणसी के मेयर श्री अशोक तिवारी जी। इसके साथ साथ ही अलग अलग सेशंस में, अलग अलग पैनल डिस्कशंस में हम चर्चा करेंगे पूर्वांचल के मेडिकल, हेल्थ और साथ ही में यहाँ के जो लीडर्स हैं किस तरह से पूर्वांचल की उन्नति में अपना खास योगदान दे रहे हैं। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक आवर पार्टनर्स। जी हाँ, हम शुक्रगुजार हैं उन सहयोगियों के जिनके कारण, जिनके सहयोग से आज ये महामंच जिसे साकार किया जा सका है। हमारे एसोसिएट स्पॉन्सर्स हैं संत अतुलानंद हिंदू महाविद्यालय, अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, शाह हॉस्पिटल, मातृश्री ग्रीन सोलर, सामरिया मल्टी स्पेशलिटी एंड चेस सेंटर, एटॉमिक ब्यूटी क्लिनिक, वर्मा इंश्योरेंस कंसल्टेंसी। हमारे पार्टनर्स हैं स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी, मोमेंटम छत्र संघ, डीपी मोटर्स। हमारे सभी पार्टनर्स का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मंच पर बुलाना चाहूंगी न्यूज 18 उत्तर प्रदेश के एडिटर मनमोहन राय जी को। आप कृपया मंच पर आइए और वेलकम नोट के जरिए सभी अतिथियों का सादर सत्कार करेंगे। स्वागत है हमारे सभी अतिथियों का और टीवी के दर्शकों का। हम लोग न्यूज 18 उत्तर प्रदेश में यूपी की न्यूज की ज्यादा, यूपी के खबरों की, यूपी के पॉलिटिकल, सोशल, क्राइम की स्टोरीज, इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और साथ साथ जो विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जो तरक्की हो रही है, उसके बारे में भी वक्त वक्त पे चर्चा करते हैं और इस टाइप का आयोजन करते हैं जिससे कि यूपी के अलग अलग हिस्सों में जो बदलाव आए हैं उस पर चर्चा हो सके, लोग जुड़ सकें। इसी के तहत पूर्वांचल की बात आज हम लोग यहाँ पे करेंगे और बनारस पूर्वांचल का न्यूक्लियस है, एक तरह से हब है, तो यहीं पे उचित है, इससे ज़्यादा उचित कोई स्थान नहीं था। तो मैं आप लोगों का स्वागत करूंगा। आज की परिचर्चा में आप सब लोग की सहभागिता हो और एक अच्छा निष्कर्ष निकल के आए, यही उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। हमारे बीच हमारे विशिष्ट अतिथि पधार चुके हैं, कृपया तालियों के साथ स्वागत कीजिए वाराणसी के मेयर श्री अशोक तिवारी जी का। मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर जी से, आप कृपया मंच पर आइए, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं कि पूर्वांचल का हेल्थ सेक्टर किस तरह से आगे बढ़ रहा है। पहले पैनल डिस्कशन के लिए मैं सबसे पहले बुलाने जा रही हूँ सूर्या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर इंदु सिंह जी को। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए स्टेज पर। First of all, welcome, and I would like to start by asking you, tell us a little bit more about IVF. ये IVF होता क्या है? IVF बेसिकली यू कैन से कि एग को और स्पर्म्स को लेके हम लोग लैब में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसको फर्टिलाइज करते हैं और 3 से 5 दिन में वो ग्रो कर जाता है, फिर वापस मदर के यूट्रस में उसको डाल देते हैं। अब ये है IVF की प्रक्रिया। और जो इसका हिस्ट्री थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि पूर्वांचल में पहली बार जब हमने नाम लिया कि हम IVF शुरू करना चाहते हैं तो लोगों ने यही कहा कि इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं, जनरेटर तो ठीक से चलता नहीं है, आप IVF का सोच रहे हैं। लेकिन जैसे धुन लगी थी कि करना ही है। और बहुत लकीली BHU के एक स्टूडेंट्स थे, एक एंड्रोलॉजिस्ट थे जो उसमें थे ओहायो में और एक फ्लोरिडा में। उन्होंने हमको इतना सपोर्ट किया कि पूरी ट्रेनिंग हमने वहाँ से ली। फिर वो लोग एवरी विंटर पे आके हमारी टीम को सिखाते थे और उसका ये हुआ फल की पहली बच्ची आज हमारे सेंटर की 23 साल की हो गई। Big round of applause. Yes, absolutely.
आईवीएफ के लिए सही उम्र क्या है और कब तक, कौन सी उम्र तक ये किया जा सकता है, और इसके लिए कौन सी टेस्ट या जांच जरूरी है? जो आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न पूछा, क्योंकि एक बाद में जिसको नहीं होता एक जिद सी हो जाती है कि हमको बच्चा चाहिए, लेकिन वो ओवरलुक करते हैं कि अगर आज उनकी उम्र 45-50 है तो कल वो बच्चा देखेगा कौन। डॉक्टर्स को ये पूरा समझना चाहिए कि उस बच्चे का भविष्य क्या होगा। तो जैसे हम लोगों ने अपने यहाँ 45 इज द कट ऑफ पॉइंट। और अगर उम्र सही हो और सब रिपोर्ट्स भी सही हो तो कितने बार किया जा सकता है? यहाँ पे हम जरूर क्लैरिफाई करेंगे कि दिस इज नॉट अ मिरेकल, इट इज बेसिकली टेक्निकल एडवांसमेंट जो आपको हेल्प करता है टू मेक अ बेबी, लेकिन ये जादू नहीं कर सकता क्योंकि एन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, स्पेशली एज है, डायबिटीज है एज के साथ में, या और कोई मेडिकल डिजीज है, तो उससे डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है, जैसे कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में एक नॉर्मल उस एज की महिला को होगा। तो इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि एक समय रहते हुए डिसाइड कर लें, और टोटल जैसे कि अगर 35 की एज है तो आराम से हम लोग अगर साल भर के बाद भी ट्राई करते हैं तो 2 से 3 बार कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो कितना टॉलरेट कर सकते हैं, उनके पास क्या ऐसा सपोर्ट है। जैसे मेरी एक पेशेंट को 6th टाइम में जाके बच्चा रुका, उसको होता था और अबॉर्शन हो जाता था, फाइनली 6th टाइम नाउ शी हैज गॉट अ वंडरफुल बेबी जो कि 3 साल का हो गया। दैट्स वंडरफुल। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि ये निर्णय है, इसमें मेल फैक्टर का भी हिस्सा होता है, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जैसे कि शुरू से होता आया है कि जो ब्लेम है वो फीमेल काउंटर पार्ट को ज़्यादा मिलता है, लेकिन अब इतना कम से कम हो गया है कि दोनों आते हैं, हस्बैंड वाइफ डिस्कस करते हैं, हम लोग उनको काउंसिल करते हैं, फिर उनका भी टेस्ट करते हैं, और जब ये लगता है कि स्पर्म काउंट कम है जो कि नॉर्मली फर्टिलाइज नहीं करेगा, उनको भी हम लोग सेलेक्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस। थैंक यू एवरीबॉडी। और अदिति, आपसे अनुरोध करूंगी कि आप कृपया मंच पर बने रहिए, क्योंकि अब हम अगले पैनल डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसमें कि हम बात करेंगे पूर्वांचल की एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए तमाम बिंदुओं पर, और इनके साथ को मॉडरेट करेंगे मेरे सहयोगी मिस्टर शबाब। प्लीज कम ऑन स्टेज। और इस पैनल डिस्कशन में हमारे जो पैनलिस्ट होंगे, कैटजी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मिस्टर S.K. अग्रवाल जी, संत अतुलानंद हिंदू महाविद्यालय के मैनेजर मिस्टर राहुल सिंह जी, अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट की डायरेक्टर मिस डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव। तमाम जो गेस्ट हमारे साथ हैं, मैं आप सबका मंच पर इस्तकबाल करता हूं। कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग करेंगे, और सबसे पहले मैं S.K. अग्रवाल साहब आप ही के पास आऊंगा, और जिस तरीके से आप कैटजी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड को लेकर चल रहे हैं, कॉलेज और बेहतर स्कूल मौजूद हैं, तो फिर इस तरह के इंस्टीट्यूशंस की जरूरत क्यों आन पड़ती है? एक बात समझने की आवश्यकता है, जो स्कूल कॉलेजेस का जो डोमेन ऑफ वर्क है वो है मेन स्ट्रीम एजुकेशन है, और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है दे जनरली टारगेट फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज। एक बात समझने की आवश्यकता है, जैसे कि इफ आई गिव एन एग्जांपल, फूड की बात करें, हम मेन स्ट्रीम भोजन जैसे कि भात दाल खाना और मल्टीविटामिन खाना, दैट टू डिफरेंट थिंग्स, हम दोनों कंपेयर ना करें। ये ना सोचे कि आखिर कोचिंग क्यों आवश्यकता है जिस समय अच्छे स्कूल कॉलेजेस है। स्कूल कॉलेजेस का जो डोमेन ऑफ वर्क है वो मेनली मास को एड्रेस करते हैं। अगर स्कूल कॉलेज जो प्रोफेशनल कोर्स का एड्रेस शुरू कर देंगे तो जो मास वहां एड्रेस हो रहा है वो एड्रेस हो नहीं पाएगा। ये जो गैप है प्रोफेशनल कोर्स का रिक्वायरमेंट और जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन का बीच का जो गैप है, उस गैप को फुलफिल करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पिक्चर में आते हैं। एक बात बहुत साफ कही जाती है कि जो बच्चे फीस देने में सक्षम हैं वो तो पढ़ जाते हैं, लेकिन जो बच्चे गरीब हैं या जिनको वाकई में जरूरत है, उनको किस तरीके का सपोर्ट आपके संस्थान की तरफ से मिलता है? फ्री ऑफ कॉस्ट तो कोई काम नहीं कर सकते। तो हाँ, ये जरूर है कि हम लोग एक जीनियस 20 एग्जाम कंडक्ट करते हैं, जिसके तहत जो बच्चे इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनेंशियल बैकग्राउंड, हम उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्टल, स्कूलिंग प्लस कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। बट वो लिमिटेड कुछ को मिल पाता है, बाकी जिसका जो कैपेसिटी है उसको दे हैव टू पे एंड टेक आवर सर्विसेज, बिकॉज गवर्नमेंट के नज़र में भी हम एक वी आर बिजनेस हाउस, इसलिए वी आर पेइंग GST, बट स्कूल्स आर नॉट इन GST कैटेगरी।
तो हम लोग क्योंकि बिजनेस हाउस है तो हमें फीस तो लेना ही पड़ता है, अदरवाइज तो सर्वाइवल मुश्किल है। बहुत अच्छी बात आपने कही और अब राहुल जी से इसी से जोड़ के चीजों को आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसा कि सर ने भी कहा कि कोचिंग्स की जरूरत इसलिए है क्योंकि प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट जो हैं वो उनको वो पैरामीटर्स नहीं दे पाते जो कोचिंग्स में आके मिलती हैं। इनकी कुछ बातों से सहमत भी हूँ, कुछ बातों से असहमत हूँ। कोचिंग उन्हीं बच्चों को करनी चाहिए जिनके अंदर वो टैलेंट हो जी। और मुझे लगता है कि एप्टीट्यूड की जांच किए बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन देना या विद्यालय में उनको पर्टिकुलर उस ब्रांच में पढ़ने के लिए बैठा देना, ये उनको कुंठित करता है, ना कि उनको आगे बढ़ाता है। ये हमारे, जैसा कि अग्रवाल सर ने कहा कि बिजनेस हाउस हैं, ये बिजनेस कम करते होंगे, लेकिन बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो प्योरली बिजनेस हाउस चला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 1000 बच्चों को आपने एडमिशन दे दिया, आपके 20 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, 980 फेल हो गए, 980 कहीं के नहीं रहे। और मुझे लगता है कि जिस बच्चे का एप्टीट्यूड कॉमर्स का है उसको कॉमर्स पढ़ना चाहिए, जिसका ह्यूमैनिटीज का है ह्यूमैनिटीज पढ़ना चाहिए। न्यूज़ 18 के माध्यम से जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके और जितने विद्यालय संचालक हैं उनसे रिक्वेस्ट ये करता हूं हाथ जोड़कर कि वो कृपया इसका जरूर ध्यान रखें बच्चों का। सारिका जी, इसमें आपको भी शामिल करना चाहूंगा। माता पिता ने जो सपने अपने लिए देखे होते हैं, अगर वो पूरे नहीं कर पाए होते हैं तो वो अपने बच्चों में उन सपनों को ढूंढने लगते हैं। एजुकेशन इससे प्रभावित होती है, कैसा आपका? बिल्कुल सहमत हूँ इससे। अभी स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, इतनी सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन, उसमें से कुछ ही इन्फॉर्मेशन यूजफुल होती है और वो यूजफुल और नॉन यूजफुल इन्फॉर्मेशन में डिफरेंशिएट नहीं करते हैं और कैरीड अवे हैं। जैसे सबको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करनी है, तो हम लोग अशोका इंस्टीट्यूट में वही कोशिश करते हैं कि हम बैलेंस रखते हैं। वी हैव गॉट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, पर हम साथ में कोर ब्रांचेस को भी इक्वल एम्फेसिस देते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मेसी भी है हमारे यहाँ, मैनेजमेंट भी है। तो पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने लिए जो एस्पिरेशंस थी, आप अपनी इच्छाओं को बच्चों पे इस हद तक हावी मत होने दीजिए कि वो अपने ही इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस कर दे। अदिति जी भी हमारे साथ बैठी हैं मंच पर और आपने भी साइकोलॉजी में बड़ी अच्छी पढ़ाई की है, तो जो बातें हम लोग कर रहे हैं एजुकेशन के तौर पर और उनके स्टूडेंट्स के मेंटल लेवल के तौर पर, आप इस पर थोड़ा सा अपनी राय। ये सोचने वाली बात है कि क्या आपके बच्चे में जो ख्वाब है, जो एस्पिरेशन है, उसे आप बढ़ावा दे रहे हैं या आप जो करना चाहते थे वो आप उनसे करवा रहे हैं? क्योंकि अगर वो करते रहेंगे तो उनके जो अपने ड्रीम्स होते हैं वो सप्रेस होते हैं और यही जो विशियस सर्कल है ये चलता रहेगा, जिसकी वजह से आज आप अगर देखें तो डिप्रेशन एक एपिडेमिक हो गया है। इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन ये सच्चाई है। आप सब हमारे मंच पे आए, आपने बहुमूल्य समय दिया और इतनी गंभीर और इतनी अच्छी बातों को बताया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू हमारे सभी पैनलिस्ट का। और मैं शबाब से और डॉक्टर आदिति से अनुरोध करूंगी आप कृपया मंच पर बने रहिए, क्योंकि अब हम अगले पैनल डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसमें कि हमारे पैनलिस्ट होंगे मिस्टर प्रशांत गुप्ता, डायरेक्टर मातृश्री ग्रीन सोलर, मिस्टर अभिलेश वर्मा, डायरेक्टर वर्मा इंश्योरेंस कंसल्टेंसी, मिस्टर नितिन मतनहेलिया, मैनेजिंग पार्टनर डीबी मोटर्स। हम लोग कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ प्रशांत गुप्ता जी हैं, आप मातृश्री ग्रीन सोलर के डायरेक्टर हैं। तो कैसे आपकी ये कंपनी लोगों को एक बेहतर विकल्प उपलब्ध करा रही है? देखिए, सोलर आपकी आज की नीड है, जो कि जो बिजली की कॉस्टिंग है वो दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली है। आने वाले 2-4 महीने में और प्राइसिंग यूनिट्स की बढ़ेंगी। सोलर को हम मुख्यतः 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। एक ऑन ग्रिड एप्लीकेशन है जी, एक ऑफ ग्रिड है जिसमें बैटरी इंटीग्रेट करते हैं, और एक तीसरा ऑप्शन होता है जहां पे रूलर में जो स्पेलर्स वगैरह है उसको हम लोग सोलर के थ्रू चला सकते हैं। सोलर एक पर्याय हो सकता है, आपका बिजली का बिल तो बचाता ही है, साथ ही साथ ये पर्यावरण को भी प्रदूषण से मुक्त करता है, कार्बन इमिशन को रोकता है। सोलर से काफी फायदे हैं। अगर सोलर हम लोग ऑन ग्रिड एप्लीकेशन यूज करते हैं कॉमर्शियल टर्म में, तो ये लगभग 4 से 5 साल में भी आपका पे बैक कर देता है। विद इंटरेस्ट करके आपको ये लगाया जा सकता है जी। जहां रूलर में कॉमर्शियल टर्म में बात किया जाए तो जहां क्या ऑपरेशन 10 बजे शुरू होता है और शाम को 7 बजे तक चलता है, वहां के लिए ऑफ ग्रिड एप्लीकेशन बहुत सुटेबल है। और साथ ही साथ जो किसान भाई हैं जो आटा चक्की चलाते हैं, स्पेलर्स चलाते हैं, वहां के लिए ये सोलर बहुत वरदान है। लोग 20 HP तक के मोटर्स को भी इसके थ्रू चलाते हैं। बस सोलर में एक चैलेंज ये आता है कि जैसे जैसे मौसम चेंज होता है सोलर की स्पीड प्लस माइनस होती रहती है।
नितिन मतनहेलिया जी से हम बात करना चाहेंगे। आप मैनेजिंग पार्टनर हैं डीपी मोटर्स में। सर, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दे दूं कि कोविड काल में आपने 100 स्कूटर्स जो हैं वो गोरखपुर पुलिस को दान की थी। ये एक जोरदार तालियां सर के लिए होनी चाहिए। कहां से ये प्रेरणा मिली और क्यों प्रेरणा मिली? अगर कोई भी घटना शहर में महिलाओं के साथ होती है तो हमारी महिला पुलिसकर्मी वहां तक कैसे पहुंच सकती हैं, इसको देखते हुए एक विचार आया। हमने वहां के एसएसपी महोदय से बात किया कि सर, हम एक सीएसआर एक्टिविटी के थ्रू आपको एक स्कूटर प्रदान करना चाहते हैं, और इसको देखते हुए कंपनी ने हमको 100 स्कूटर उस कोविड काल में अप्रूवल दिया, और आज वो स्कूटर महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरे गोरखपुर जिले में काम कर रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के उत्थान को आप पूर्वांचल में कैसे देखते हैं? ये जो कोविड की महामारी इस पूरे देश पे पड़ी, इसके बाद कस्टमर सेल्फ अपना एक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से थोड़ा सा दूर भागना चाहता है। इसको देखते हुए निश्चित रूप से ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्रोथ देखी गई। अभिलेष वर्मा जी के पास चलेंगे। आप डायरेक्टर हैं वर्मा इंश्योरेंस कंसल्टेंसी के। हम लोगों को इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए? बहुत से लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन इंश्योरेंस के बारे में बाद में सोचते हैं, जो कि इंश्योरेंस सबसे पहले करवाना चाहिए। अगर वो आपने करवा लिया तो समझिए कि आपकी सेविंग पूरी बच जाएगी। अगर आपको कुछ होता है तो इंश्योरेंस होता किस लिए? परिवार के लिए। अगर हम अपना 1 करोड़ का अगर कोई भी टर्म इंश्योरेंस या कोई भी इंश्योरेंस करवाते हैं, अगर हम नहीं रहेंगे तो वही 1 करोड़ रुपए हमारे परिवार को चलाएगा। मेरा तो बस एक ही चीज है कि पहला हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा लाइफ में सिर्फ टर्म करवाइए, इसके अलावा कुछ मत करवाइए, पैसा मत बर्बाद कीजिए। तीसरा SIP। ये 3 चीज अगर कर लीजिएगा तो जिंदगी का मजा लीजिएगा। हेल्थ इंश्योरेंस करवाने वाले लोग सोचते हैं ना कि अरे यार, ये तो पैसा लग रहा है, बेकार जा रहा है। बहुत बड़ा पुण्य का काम है। आप वो पैसा जब देते हैं तो किसी न किसी पे वो इलाज होता है, उसका इलाज होता है उसी पैसे से। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। इधर उधर पैसा जो दान देते हैं ना, हेल्थ इंश्योरेंस अपना करवाइए, सबका दान होगा। अदिति जी, OTT एक बड़ा माध्यम हो गया है फिल्मों के साथ, और मुझे लगता है लगभग सभी बड़े कलाकार इस वक्त OTT पर काम कर रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। OTT को कैसे देख रही हैं, और उत्तर प्रदेश में जो फिल्म सिटी बन रही है उसको कैसे देख रही हैं? ये जो एरिया है यहाँ इतनी खूबसूरती है जो और कहीं नहीं देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर शूट किया जाए तो वो फ्रेशनेस तो आएगा ही, लेकिन यहाँ पर जो फैसिलिटीज है वो भी बहुत अच्छी है। तो आई थिंक OTT तो अभी सबके हाथ में है, क्योंकि फोन जो है वो सबके हाथ में है। तो अगर आप बाहर निकले तो चाहे रिक्शा ड्राइवर हो या वॉचमैन हो, सबके हाथ में OTT आ गया है। तो इट्स मच ईजियर। तो ये तो मतलब दिस इज द वे फॉरवर्ड फॉर श्योर। मैं सबका धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सब हमारे साथ मंच पर आए, आपने अपनी अपनी बात कही, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आदिति, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप कृपया स्टेज पर बने रहिए, बिकॉज अगला पैनल डिस्कशन मॉडरेट करेंगे डॉक्टर आदिति। सबसे पहले स्टेज पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर सुनील शाह, डायरेक्टर शाह हॉस्पिटल से, डॉक्टर स्नेहा गुप्ता, फाउंडर एटॉमिक ब्यूटी क्लिनिक, डॉक्टर कुमार उत्सव, डायरेक्टर समरिया मल्टी स्पेशलिटी एंड चेस्ट सेंटर। हेल्थ इंश्योरेंस की बात की है, अब हेल्थ के बारे में भी बात करते हैं। तो डॉक्टर सुनील शाह जो डायरेक्टर है शाह हॉस्पिटल के, कोविड-19 के बाद वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लास का चलन बढ़ने से किस तरह से आंखों से जुड़ी समस्याएं सामने आ रही है और उनके बचाव के लिए क्या करना चाहिए? COVID has really turned the medical side in terms of a new horizons in examination, training and eye strains, because क्या हुआ कि 24 घंटा लैपटॉप और मोबाइल पर काम करना पड़ा। उसकी वजह से क्या हुआ कि सनलाइट के अभाव में और कांस्टेंट रीडिंग स्ट्रेन से वजह से दे डेवलप अ न्यू प्रॉब्लम बट इज नोन एज मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस। और यही वजह रही कि जो मायोपिया का नॉर्मल औसत 10% से भी कम था, अभी बढ़ के 25% हो गया। तो उसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए जो हम लोगों ने एक नया मॉड्यूल तैयार किया है वो ये है कि बच्चों को मोबाइल नहीं दें, और सबसे जरूरी वजह है सनलाइट। सनलाइट में हर एक को रहना चाहिए, और ये देखा गया कि जब सनलाइट में हम योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, सुबह का जो है वो होमवर्क करते हैं बच्चों के साथ, तो वी आर क्लोज टू नेचर एंड बच्चों को भी आंखों में स्ट्रेन बिल्कुल नहीं पड़ता है। ऐसे ही शाम को भी ये देखा गया कि स्कूल से जब लौट के आए तो मोबाइल अपना स्विच ऑफ रखें और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें, बैडमिंटन खेलें, प्राणायाम करें और
खुश रहें। मूविंग ऑन टू डॉक्टर स्नेहा गुप्ता, फाउंडर ऑफ एटॉमिक ब्यूटी सेंटर। डॉक्टर स्नेहा जी, मौजूदा वक्त में लेजर विधि किस तरह से स्किन ट्रीटमेंट्स किए जा रहे हैं और ये इतने पॉपुलर या यूं कहे कि डिमांड में क्यों है? मेरी एक फाउंडेशन है एटॉमिक क्लिनिक, उसमें जितने भी FDA अप्रूव्ड लेजर्स है, जो एनडीआग है, आई पिक्सल है, फ्रैक्शनल CO2 है, IPL है, डायोड है, उससे बिना चीरे फारे का हर इलाज पॉसिबल है। इनफैक्ट इसके बाद मैंने फील किया ये जो मॉडलिटीज है थोड़ी कॉस्टली होती है, सब तक नहीं पहुंच पा रही है, तो मैं क्या करूं, बिकॉज मैं चाहती थी ये सब लोग समझे, इस सब लोगों तक ये सारे टेक्नोलॉजी पहुंच पाए। तो मैंने एक राइट टू बी ब्यूटीफुल NGO का इनिशिएशन किया। उस NGO में 5000 प्लस तक लड़के लड़कियों का मैंने ट्रीटमेंट सिर्फ वाराणसी में किया है। एक मरीज मेरे पास आई थी बिहार से, सी हैव 3 times सुसाइडल अटेम्प्ट्स बिकॉज ऑफ दैट एक्नी स्कार, जिससे उसकी शादी टूट रही थी। उन्होंने बोला क्या मैडम ये ठीक हो सकता है? मैंने बोला क्यों नहीं, क्या खर्चे आएंगे? उस समय मैंने रियलाइज किया कि खर्चा भी एक माध्यम है, बिकॉज एस्थेटिक और लेजर्स हाई प्राइस्ड होती हैं, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होती है। तो राइट टू बी ब्यूटीफुल में मैंने उसको कनिंग कॉस्ट में उसका इलाज करती हूँ। आज 6 सेशन फ्रैक्शनल CO2 के लेजर के बाद उसकी शादी हुई। डॉक्टर कुमार उत्सव, वेलकम। हेलो मैम। आप डायरेक्टर हैं समारिया मल्टी स्पेशलिटी एंड चेस्ट सेंटर के। तो आपसे हम बात करेंगे कि हर मौसम की खांसी अलग अलग होती है, अगर हाँ तो इसे डिटेल में एक्सप्लेन करिए। मेरे को सीजन चेंज पे ही खांसी आती है। जब भी अप्रैल से मतलब मार्च से अप्रैल आता है उस समय खांसी आती है। कुछ लोगों को सितंबर से अक्टूबर में खांसी आती है, कुछ लोगों को समर्स में ही खांसी आती है, कुछ लोगों को रेनी सीजन में खांसी आती है और कुछ लोगों को विंटर्स में खांसी आती है। खांसी के भी ना करीबन 10-15 वेरिएंट होते हैं। हर तरह की खांसी होती है, 10-15 तरह की खांसी होती है। तो हर खांसी अलग पार्ट में इरिटेशन के कारण हो सकती है। तो ये जो है दैट इज वेयर द डिफरेंस लाइज एंड द ट्रीटमेंट चेंजेस अकॉर्डिंग टू दैट टाइप। राइट। और अगर हम एस्मा की बात करें तो क्या एस्मा के सभी मरीजों को इनहेलर से फायदा होता है? एंड इज दिस इनहेलर लाइफ लॉन्ग? इनहेलर्स बच्चों में जैसे आप चालू करते हैं तो 55% फीमेल्स और 50% मेल्स में एलर्जी जड़ से खत्म हो जाती है। और सीजन चेंज में कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, आप सीजन के हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे, चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। ये बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेटिव सेशन रहा। आई लर्न क्वाइट अ बिट। थैंक यू वेरी मच ऑल थ्री ऑफ यू। थैंक यू सो मच। हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में वाराणसी के मेयर श्री अशोक तिवारी जी भी मौजूद हैं। श्री अशोक तिवारी जी से अनुरोध करूंगी आप कृपया मंच पर आइए और कीनोट के जरिए जो वाराणसी का बदलता माहौल है, यानी कि यहाँ किस तरह से सुविधाएं आगे बढ़ रही हैं, किस तरह से यहाँ का कायाकल्प हो रहा है, उसके बारे में। 14 के पहले अगर हम पूर्वांचल की बात करते तो आज और 14 के पहले में बहुत परिवर्तन पूर्वांचल में आ गया है। मैं आप सबके सामने गौरव से कह सकता हूँ कि आज किसी अपराधी की हिम्मत नहीं है, वो पूर्वांचल हो या उत्तर प्रदेश हो, कि पूर्वांचल क्या उत्तर प्रदेश में कदम रखे। अगर कदम रखेगा तो 10 बार सोचना पड़ता है। आज पूर्वांचल में विकास की धारा बह रही है। पहले 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा से अधिक बिजली नहीं आती थी, और आज मैं शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, देहात की बात कर रहा हूँ, 20 घंटे 21 घंटे 22 घंटा बिजली रहती है। आज रोड और गाज यहाँ से गोरखपुर जाने में 7 से 8 से 9 घंटे लग जाते थे, और आज 4.5 घंटा में आप यहाँ से गोरखपुर पहुँच जाएंगे। बलिया आप 3.5 घंटा में पहुँच जाएंगे, लखनऊ 4.5 घंटा में पहुँच जाएंगे, इलाहाबाद 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। आज काशी केंद्र बिंदु बना हुआ है औद्योगिक का। बाहर के लोग आ रहे हैं, उनको जमीनें नहीं मिल रही हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं। आज लोग खुल के खर्चा कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ से लेके गाजीपुर बलिया तक बड़े बड़े स्कूल बन गए हैं। प्रत्येक जिलों में एक एक हॉस्पिटल बना हुआ है, एक एक मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं सरकार द्वारा। और मुझे लगता है कि जो हमारे राजनीतिक वर्तमान में जो राजनीतिक नेतृत्व है उसमें सबसे बड़ा हमारे राजनीतिक नेतृत्व का है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम हमारे यहाँ पर जितने भी लीजेंड्स मौजूद हैं उनको सम्मानित करने का, उनको फैसिलिटेट करने का समय आ गया है, जिसके लिए मैं सबसे पहले स्टेज पर बुलाना चाहूंगी मनमोहन राय जी को।
और इन लेजेंड्स की कैटेगरी में अगला नाम है डॉक्टर स्नेहा गुप्ता, फाउंडर एटॉमिक ब्यूटी क्लिनिक। और इस लिस्ट में अगला नाम है मिस्टर अभिलेश वर्मा, डायरेक्टर वर्मा इंश्योरेंस कंसल्टेंसी। मिस्टर नितिन मातंगेलिया, मैनेजिंग पार्टनर डीपी मोटर्स। डॉक्टर एस.बी. तिवारी, डायरेक्टर मीडिया थीम रिसर्च सेंटर। इस लिस्ट में अगला नाम है मिस्टर पीयूष त्रिपाठी एंड मिस्टर अंशु पांडे, डायरेक्टर्स क्रिएटिव मीडिया। मिस्टर धर्मेंद्र त्रिपाठी, डायरेक्टर आशिवा मल्टी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। और इसी के साथ अब मैं मनमोहन राय जी से अनुरोध करूंगी, आप कृपया मेयर जी को फैसिलिटेट कीजिए। एक बार जोरदार तालियां अशोक तिवारी जी के लिए। न्यूज़ 18 के पूरे परिवार की तरफ से यहाँ पर जितने भी लीडर्स को आज फैसिलिटेट किया गया है, जिन्हें अवार्ड्स दिए गए हैं, उनको न्यूज़ 18 के पूरे परिवार की तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ इस कार्यक्रम को विराम देंगे। दिस इज योर होस्ट भावना शर्मा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।